कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। आई एम अंकिता और आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक में से एक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हम एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा एक्ट कब आया, बल्कि ये समझेंगे कि वो एक्ट आया ही क्यों, उसके पीछे की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो थे वो क्या थे, और कैसे हर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ने अगले रिफॉर्म की फाउंडेशन प्रिपेयर करी। लेक्चर के एंड तक आपको 1773 से लेकर 1950 तक की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी एक कनेक्टेड फ्लो में समझ आ जाएगी। इसके बाद एक्ट्स अलग अलग फैक्ट नहीं लगेंगे, बल्कि एक कंप्लीट स्टोरी की तरह याद रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बात समझिए, जब ब्रिटिश इंडिया आए उनका ऑब्जेक्टिव इंडिया में रूल करना नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव था ट्रेड करना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उसके लिए इंग्लैंड की जो क्वीन थी उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए उस ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया। उस टाइम इंडिया में मुगल एम्पायर था, कंपनी अलग अलग पोर्ट्स पर फैक्ट्रीज बनाकर बिजनेस करती थी। लेकिन 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर वीक होने लगा। जहाँ सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है ना, वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इसी सिचुएशन की एडवांटेज उठाई। एंड जब वीकनेस थी इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी की, तब उन्होंने बैटल्स करी हमारे जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ, जैसे कि 1757 की बैटल ऑफ प्लासी और 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल पावर बन गई। अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम शुरू होती थी। कंपनी का पर्पस बिजनेस करना था, गवर्नेंस नहीं। लेकिन अब उसके पास टेरिटरीज भी थी, रिवेन्यू भी था और एडमिनिस्ट्रेशन भी था। क्वेश्चन ये था, एक प्राइवेट कंपनी इतने सारे लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएगी? इसी पीरियड में करप्शन बहुत बढ़ गया। जो कंपनी के लोग थे, ऑफिशियल्स थे, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे। कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो पर्सनल बेनिफिट के लिए वर्क करते थे, अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे थे। बंगाल में जो फैमिन थी इतनी वास्ट हुई, उसके वजह से हमें वीकनेस पता चली। जो कंपनी की वीकनेस थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमें एक्सपोज हुई। कंपनी फाइनेंशियली भी वीक होने लगी थी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा अगर कंपनी को बिना कंट्रोल के छोड़ दिया तो जो ब्रिटिश का इंटरेस्ट है वो भी डैमेज हो जाएगा इंडिया के अंदर। यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में नहीं बना है, उसने बहुत लंबी जर्नी को तय करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्स्टिट्यूशन को उभारा गया है। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 177 ईयर्स ओल्ड एंड लॉन्ग जर्नी को फॉलो करते हुए आया है, तब जाके उसके अंदर इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई एंड वो एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उभरा। एंड इसी जर्नी को हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फेज़ 1 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, जो था 1773 से 1858। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई उन सबको हम इस फेज़ के अंदर पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश कर लिया। फिर 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी और भी पावरफुल हो गई। 1765 में मुगल एम्पायर ने कंपनी को दीवानी राइट दे दिए। इसका मतलब था कि जो कंपनी है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। अब एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। पहले कंपनी सिर्फ ट्रेड करती थी, बट अब जो कंपनी है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी एक प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट नहीं। उसके ऑफिसर का मेन मोटिव जो था प्रॉफिट कमाना था, पब्लिक वेलफेयर नहीं करती थी, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट ही कमा रही है तो वो एक गवर्नमेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकती थी। इस वजह से जो करप्शन था वो बहुत बढ़ गया था। कंपनी के ऑफिशियल्स प्राइवेट वेल्थ को कमाने में ज़्यादा जोर दे रहे थे, वो पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे थे और ना ही अपने क्राउन रूल के बारे में इतना सोच रहे थे। उनका रिवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका था वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव था, जो लोगों को और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था इंडियंस को। एडमिनिस्ट्रेशन वीक होने लगा था उनके इस वजह से। एंड इसी बीच 1770 का बंगाल फैमिन आया, जिसके अंदर लोगों की मौत होने लगी। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शन में कोई खास रिलीफ नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं था कि कंपनी ने ये सोचा कि इतना सब कुछ खराब हो रहा है बंगाल में तो रिलीफ दिया जाए लोगों को।
इसी कंपनी की गवर्नेंस पर बहुत सवाल उठने लगे कि जो लोग थे, जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, वो खुद सोचने लगे कि कंपनी क्या कर रही है आज, क्योंकि वो हमारे बेसिस पे कर रही थी वो सब, क्योंकि चार्टर दिया गया था उनको। तो कंपनी के जो एक्शंस थे वो ब्रिटिश लोगों को भी डिफाइन कर रहे थे। एक और प्रॉब्लम सामने आई इसी के चलते कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस फिर भी मांगनी पड़ रही थी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि जो ये कंपनी है वो इतना सब कुछ कर रही है खराब, उसको चार्टर देने के बाद भी रिस्पेक्टफुली ये एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े टेरिटरी को बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के गवर्न नहीं कर सकती। लाइक उनके ऊपर जब तक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी और वो कभी ऐसे काम नहीं करेंगे कि हमें जवाब देना है, तो वो अच्छे से काम करेगी ही नहीं। वो इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े टेरिटरी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा था उस वक्त पे, पाकिस्तान भी था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों यहीं थे। एंड इतनी बड़ी टेरिटरी हो गई थी और ये लोग थोड़े फॉरेन से थे, तो इन लोगों को डर था अपनी पावर को लेकर भी, ब्रिटिश इंटरेस्ट भी खतरे में ना पड़ जाए कंपनी की जो सिचुएशन है उनके वजह से। यहीं से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर्पज से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया। एंड इसके जो फीचर्स हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट है जो पास किया गया, वो पास किया गया उसमें ये फीचर्स बताए गए थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा एंड जो पूरे बंगाल को और बाकी के इंडिया जो ब्रिटिश कंपनी के अंदर थे वो उसको कंट्रोल करेगा। वॉरेन हास्टिंग्स जो थे वो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के अंदर। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसको भी उसके अंदर 4 मेंबर्स कर दिए गए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो डिसीजंस थे वो कंपनी ले रही थी, उसके अंदर कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं थी जो प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले पाए कि कैसे मैनेज करना है सब चीज़ों को, क्योंकि गवर्नेंस भी स्टार्ट हो गई थी इस वक्त पे, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर। ये भी रेगुलेटिंग एक्ट का ही पार्ट है, क्योंकि कंपनी सब कुछ अकेले रेगुलेट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें जो लीगल कॉन्सेप्ट्स जो थे, लीगल इश्यूज जो थे, उसके लिए कलकत्ता कोर्ट की ज़रूरत थी। आगे बात करते हैं हम, जो इसका फिफ्थ फीचर है वो है कंपनी जो थी पार्लियामेंट्री सुपरविजन के अंदर आ गई थी ब्रिटेन की, क्योंकि अब इसे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो सुपरवाइज करने लगी थी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि कंपनी कैसे फेल हुई बंगाल फैमिन के टाइम पे और कैसे जब वो रूल कर रहे थे तो उनसे गवर्नेंस हुई नहीं। इसीलिए इन सब फीचर्स के द्वारा ये सब रेगुलेटिंग एक्ट में आए और रेगुलेटिंग एक्ट ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश इंडिया को। आगे बात करें अगर इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट की कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर। लाइक हमने पहले भी बात की कि हमारी इससे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन जैसे कि उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप कुछ चीज़ प्रोवाइड करी जिसे कि वो रूल एंड रेगुलेशन टाइप बोल सकते हैं, जिसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट स्टेप की तरह। सेकंड बात करें सेकंड इम्पोर्टेंस की, तो इसके अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल इंडिया के ऊपर स्टार्ट हो गया था इस एक्ट के बाद। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी फीचर है और ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस है इस एक्ट की, जिसने ये बताया कि जो गवर्नमेंट है बाहर जो बैठी है ब्रिटेन में, वो अब इंडिया को कंट्रोल करेगी अपने एक्ट के द्वारा। आगे बात करते हैं, जो कंपनी है वो पार्लियामेंट्री सुपरविजन के अंदर आ गई थी। पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही थी कि करप्शन ना हो, फाइनेंशियली अकाउंटेबल रहें यहाँ पे लोग जो थे ब्रिटिश लोग, गुड गवर्नेंस रहे इंडिया के अंदर, एंड उनका जो ब्रिटेन एम्पायर है पूरा ब्रिटिश एम्पायर वो भी और भी ज़्यादा फले फूले इंडिया के अंदर, और भी ज़्यादा उनके जो इंटरेस्ट है वो पूरे किए जाएँ। इसीलिए कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट दिया और उसमें पार्लियामेंट्री सुपरविज़न बढ़ा दी गई। सो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सेकंड हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट का आने का रीज़न ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने का पहला अटेम्प्ट था, लेकिन ये एक्ट एक्टिव प्रूव नहीं हुआ। गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए इसके अंदर, एंड सुप्रीम कोर्ट और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो भी क्लियर नहीं थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, और कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल अब भी लिमिटेड था। इसलिए
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाने और पॉलिटिकल कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया, जो 1784 में पास किया गया। तो इसमें डुअल कंट्रोल बताया गया था। तो इसके अंदर टू टाइप्स की कंट्रोल पॉलिसी थी, जिसके अंदर पहला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेकंड था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कमर्शियल अफेयर्स को हैंडल करते थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी बिजनेस रिलेटेड अफेयर्स थे उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जाता था। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके अंदर गवर्नेंस का सब कुछ देखा जाता था। सो डुअल कंट्रोल के द्वारा कंपनी का जो रूल था इंडिया के अंदर उसको मैनेज किया जा रहा था। एंड अगर बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, इस एक्ट की इम्पोर्टेंस ये थी कि इसने कंपनी की इंडिपेंडेंस को और भी ज़्यादा कम कर दिया, क्योंकि अब कंपनी जो थी और भी ज़्यादा कंट्रोल में थी क्राउन के। एंड क्राउन की अथॉरिटी को इस एक्ट के बाद और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई उनकी अथॉरिटी। तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, जो आया रेगुलेटिंग एक्ट के फेलियर के बाद। आगे बात करते हैं हम थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो था आपका चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट आने का रीज़न था कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 के बाद आया था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़ गया था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा था वेस्ट की ओर, उसके बाद ब्रिटेन के प्राइवेट मर्चेंट्स भी इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ाने लगे, क्योंकि इंडिया में कंपनी की या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली थी, वही मोस्टली ट्रेड करती थी। लेकिन अभी प्राइवेट मर्चेंट्स की डिमांड भी बढ़ रही थी एंड वो विरोध कर रहे थे कि जो कंपनी की मोनोपोली सिर्फ उन्हीं की क्यों है। साथ ही जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे और जो एजुकेशन थी उसको लेकर भी डिमांड बढ़ रही थी। इन सभी कारणों के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास किया जाए। सो इस एक्ट के अंदर कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड के अंदर उसको कम करने की कोशिश की गई, जबकि जो कंपनी की मोनोपोली है टी और चाइना ट्रेड को लेकर वो कम करी गई। कम क्या, वो ख़त्म ही कर दी गई। एंड क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया चार्टर एक्ट के बाद, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अपने रिलीजन से रिलेटेड। एंड 1 लाख रुपीज़ जो थे एनुअली आते थे एजुकेशन के नाम के लिए भी। सो ये सब चार्टर एक्ट के बाद पॉसिबल हुआ, क्योंकि यही डिमांड थी। आगे बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो चार्टर एक्ट के बाद स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई कि स्टेट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी लोकल्स को भी। एंड लोकल्स के दिमाग में भी आने लगा कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस भी होती है, क्योंकि पहले तो उनका ये था कि जो ब्रिटिश एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे वो अपने इंटरेस्ट की वजह से कर रहे थे कि अगर यहाँ इंडिया के लोग पढ़ लिख लेंगे तो उनका जो छोटा मोटा काम होता है क्लैरिकल काम, वो इंडिया के लोग कर लेंगे। लेकिन लेटर ऑन हम उसका देखते हैं कि इंडिया के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद ही रही एजुकेशन। लेकिन इस एक्ट के बाद इंडिया के अंदर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी एजुकेशन को लेकर। आगे बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। सो अभी हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के आने का रीज़न ये था, जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली लगभग ख़त्म हो चुकी थी और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फ्री ट्रेड की पॉलिसी को बढ़ावा मिल रहा था। कंपनी का रोल धीरे धीरे एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदल रहा था। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज करने के लिए लॉज को यूनिफॉर्म बनाना और कंपनी की बची हुई कमर्शियल अच्छी एक्टिविटीज़ जो थी उनको भी समाप्त करने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास किया गया, जिसके अंदर वो चाहते थे कि कंपनी को और भी ज़्यादा कंट्रोल करा जाए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा। अब वो जितने भी एम्पायर में एक्सपेंड हुआ ब्रिटिश का रूल, वो पूरे उसको कंट्रोल करेगा एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। आगे बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। एंड इससे जो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो भी ख़त्म हो रही थी एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इससे इस्टेब्लिश हुआ, यानी जो क्राउन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू कर रही थी इंडिया के अंदर। एंड इस एक्ट के बाद फर्स्ट लॉ कमीशन भी आई, जो हेड की जा रही थी थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के द्वारा। तो फर्स्ट लॉ कमीशन भी इस एक्ट के बाद स्टैब्लिश हो गई थी।
सो ये था चार्टर एक्ट, इसके फीचर्स एंड इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस चार्टर एक्ट के बाद लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है, यानी जो रूल्स थे, लॉज थे इंडिया के अंदर जो लिए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा, वो अब सेंट्रल हो गई थी, यानी गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करने लगी थी इस चार्टर एक्ट के बाद। आगे बात करते हैं फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, जो थी आपकी चार्टर एक्ट 1853। इसके आने का रीज़न ये था कि चार्टर एक्ट 1833 के बाद ब्रिटिश टेरिटरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ब्रिटिश लोगों का, वो इतने बड़े एम्पायर को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहा था। साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नेंस को और प्रोफेशनल और एफिशिएंट बनाना चाहती थी, क्योंकि वो कंट्रोल अच्छे से इस्टेब्लिश करना चाहती थी इंडिया के अंदर। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव चेंजेस और सिविल सर्विसेज में भी मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की शुरुआत के लिए चार्टर एक्ट 1853 पास किया गया। इसके अंदर बात की गई है वो थी सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उन दोनों को अलग अलग कर देना, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लॉज बने और उनको अच्छे तरीके से स्टैब्लिश किया जाए। सो ये जो चार्टर एक्ट था, ये बहुत बड़ा स्टेप था मॉडर्न गवर्नेंस की ओर, और इसके अंदर जो चीज़ें भी बताई गई उनको देखकर लगता भी है कि पहले इंडिया की हिस्ट्री में इतने बड़े स्टेप नहीं लिए गए थे गवर्नेंस को लेके, और इतने स्ट्रक्चर्ड वे में जो लिए जा रहे थे। एंड जैसे कि पहले कमी थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, एंड इसमें भी जो सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे ओपन कर दिए गए थे वो। एंड थर्ड अगर फीचर की बात करें तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया था इस चार्टर एक्ट के बाद। एंड आगे बात करें इस चार्टर एक्ट की इम्पोर्टेंस की, तो इस चार्टर एक्ट के बाद मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस की बिगनिंग हो गई थी, एंड हम जो करंट सिविल सर्विसेज देख रहे हैं उसकी भी डेवलपमेंट यहीं से देखी जाती है। एंड गवर्नेंस और भी ज़्यादा सिस्टमेटिक और इंक्लूसिव हो गई थी। ये जो चार्टर एक्ट है ये मॉडर्न इंडिया की ओर स्टेप्स ले रहा था, जैसे कि इसके अंदर जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे हमने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों अलग अलग कर दिए गए। ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर को दिखाता है। इसमें ओपन कंपटीशन हो रहा था सिविल सर्विसेज के अंदर, और जो काउंसिल थी वो भी एक्सपेंड कर दी गई थी, और गवर्नेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के डिसीजन लिए जा रहे थे। सो इन सब चीज़ों को देखें तो ये एक फाउंडेशन थी जो हमारे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फ्यूचर को लेके आ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसकी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और भी मॉडर्न गवर्नेंस को बढ़ावा देती हैं। तो ये था आपका फेज़ 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। इसमें हमने देखा कि कैसे चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया और गवर्नेंस को और भी ज़्यादा अच्छा बनाया है इंडिया के अंदर। बट ये उस टाइम पर ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए हो रहा था ये सब कुछ। तो ये था आपका फेज़ 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। करते हैं आपके नेक्स्ट फेज जो है फेज़ 2। इसके अंदर हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में। इस फेज़ के अंदर 1858 से 1909 तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो हमारी कंपनी के रूल से क्राउन रूल तक चलती आ रही हैं, एंड जो क्राउन रूल के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, वो हम इस फेज़ के अंदर जानेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में, जो आपका क्राउन रूल के अंदर आया था। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में बात करें तो आपका 6th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के पीछे रीज़न ये था कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फेलियर को सामने ला दिया था। इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना कि एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े देश को इफ़ेक्टिवली गवर्न नहीं कर सकती है। हालांकि इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आ गए थे, लेकिन फिर भी जो कंपनी है वो गवर्नेंस में फेल हो रही थी। रिवॉल्ट के बाद ब्रिटेन में ये डिमांड ज़ोर पकड़ने लगी कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में होना चाहिए। इसी बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया। यानी जो 1858 का एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का अंत और ब्रिटिश क्राउन रूल का शुरुआत का प्रतीक था। इसके अंदर बिगनिंग होती है डायरेक्ट क्राउन रूल की। तो
इसके अंदर जैसे कि हमने पहले देखा कि कंपनी रूल को अबॉलिश कर दिया था, कंपनी रूल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था एंड स्पेशली गवर्नेंस के अंदर। एंड जो रूल था वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया था। देखें यहाँ पर इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छे तरह से। गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय का ओहदा दे दिया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे उनको वाइसरॉय बोला जाता था एंड वो ही हेड होते थे पूरे ब्रिटिश एम्पायर के। एंड लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे आफ्टर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो ये थे आपके फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। यहाँ से जो क्राउन रूल है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है इंडिया के लोगों के ऊपर, इंडिया की टेरिटरी के ऊपर। एंड एक न्यू एरा स्टार्ट होता है जिसमें ब्रिटिश क्राउन अब रूल करेगा इंडिया के अंदर। सो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हमारी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगर बात करें कि रीज़न क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट का लाने का, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया था, जैसे कि हमने अभी जाना पीछे। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट से ब्रिटिश को समझ आ गया कि इंडियंस को पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखना ठीक नहीं है, क्योंकि वो रिवॉल्ट करेंगे फिर से अपनी मांगों के लिए। एंड गवर्नमेंट ने समझा कि अगर अच्छे से उनको कंट्रोल करना है तो इंडियंस को थोड़ा पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा एंड उन्हें गवर्नेंस में कुछ हद तक शामिल करके ब्रिटिश रूल को और ज़्यादा स्टेबल बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया। एंड 1861 का जो एक्ट है इंडियंस को लिमिटेड लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन देने और एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में पहला कदम था। इससे क्या होता है कि वो और भी ज़्यादा कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाते हैं इंडियंस के ऊपर इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। वो इन छोटे छोटे एक्ट्स को एक चॉकलेट की तरह यूज़ करते हैं इंडियंस के ऊपर। बट आगे देखें अगर इनके फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर एक इंडियन नॉमिनेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई एंड पोर्टफोलियो सिस्टम इसके अंदर बनाया गया, जिसके अंदर जो इंडियंस था उनका भी पार्टिसिपेशन होता था एंड वो लोग अपनी वॉइस बनकर इधर अपना ओपिनियन रखते थे। एंड डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी इस एक्ट के बाद। अगर बात करें इम्पोर्टेंस की, तो इस एक्ट के बाद इंडियंस का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया था गवर्नेंस के अंदर। एंड ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था इसने और भी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ बनाई इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए। सो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें हमने जाना कि कैसे धीरे धीरे पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो रहा था इंडियंस का भी गवर्नेंस के अंदर। एंड ये भी एक स्ट्रेटजी थी क्राउन रूल की। आगे बात करते हैं हम अपने 8 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट को लाने का रीज़न ये था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद, जो हमने पहले पढ़ा, उसके बाद भी इंडियंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भागीदारी बहुत सीमित थी। इस बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार, यानी जो इंडियन नेशनल काउंसिल थी वो भी स्टैब्लिश हो चुकी थी इस वक्त के टाइम पर। एंड उसमें विस्तार, बजट पर चर्चा, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उस पे बात करनी शुरू कर दी थी, मांग करनी भी शुरू कर दी थी कि जो भारतीय हैं यानी जो इंडियंस हैं उनका पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा बढ़े गवर्नेंस के अंदर। इन बढ़ते हुए पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पास किया, जिसके अंदर उन्होंने जो इंडिया की बढ़ती एस्पिरेशंस हैं उनको एड्रेस किया। एंड अगर बात करें इसके मेन फीचर्स की इस एक्ट के अंदर, तो इसके अंदर लेजिस्लेटिव मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था और इंडिया जो थी, इंडियन पॉपुलेशन, उनमें से मेंबर्स को लिया जा रहा था। इसके अंदर बजट डिस्कशन अलाउ कर दी थी। पहले इंडियंस को बजट के ऊपर डिस्कशन अलाउ नहीं थी। वो जो पहले पार्टिसिपेशन था उसके अंदर लिमिटेड पार्टिसिपेशन था। इसके अंदर बजट के लिए भी पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया था कि अब इंडियंस भी बजट डिस्कशन में अलाउ हो सकते हैं। एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर। सो ये थे फीचर्स इस एक्ट के। आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा लास्ट काउंसिल एक्ट था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892,
उससे इंडियंस संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें वास्तविक लेजिस्लेटिव पावर नहीं मिली थी। उनको रियल में उतनी पावर नहीं दी गई थी जितनी कि उन्हें चाहिए थी। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट और बढ़ते हुए नेशनलिस्ट मूवमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर रिफॉर्म का और भी ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था। एंड इससे गवर्नमेंट परेशान हो रही थी कि कितनी सारी मूवमेंट्स होने लगी थी देश के अंदर, एंड लोग अपनी फ्रीडम को लेके और भी ज़्यादा सतर्क हो गए थे। साथ ही जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, ब्रिटिश लोगों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, उसको भी मजबूत करना चाहते थे ब्रिटिश लोग, कि उसकी वजह से उनको फ़ायदा हो रहा था, हमारे लोग बँट रहे थे, यूनिटी नहीं हो रही थी। इसी बैकग्राउंड में ये सब जो हो रहा था, इसी के वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पास किया गया। यानी जो 1909 का एक्ट है, ये एक तरफ पॉलिटिकल रिफॉर्म देने का प्रयास करता था और दूसरी तरफ इसने कम्युनल पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश भी करी और शुरुआत भी हुई इसके वजह से। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, इसके अगर मेन फीचर्स की बात करें तो उसमें पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए दे दिया गया था, जिसके अंदर बोला था कि मुस्लिम अपना खुद के रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करेंगे और उनको वोट कर कर लाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा कम्युनलिज्म बढ़ रहा था इंडिया के अंदर, और जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो भी बढ़ रही थी। एंड इसके अंदर जो मुस्लिम इलेक्टोरेट है, उसके अंदर मुस्लिम लोग इलेक्ट होंगे, एंड मुस्लिम जो लोग हैं वही इलेक्ट करेंगे एंड वही रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एंड जनरल इलेक्टोरेट था, इसमें 2 इलेक्टोरेट दिए हुए थे। तो जनरल इलेक्टोरेट जो था वो बाकी के अदर लोगों के लिए था, नॉन मुस्लिम्स के लिए, जिसके अंदर बाकी नॉन मुस्लिम इलेक्ट करेंगे और नॉन मुस्लिम ही रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। जो ये एक्ट था, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट देकर और भी ज़्यादा कम्युनलिज्म बढ़ाया और यूनिटी को कम किया इंडिया के अंदर, क्योंकि उनकी भी ये पॉलिसी थी कि उन्हें अच्छे से रूल करना था, मूवमेंट्स को कम करना था, क्योंकि फ्रीडम की जो मूवमेंट्स थी उसमें यूनिटी दिखाई दे रही थी दोनों धर्मों के अंदर। आगे बात करें इसकी सेकंड जो फीचर था, इसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। पहले जो थी वो स्मॉलर थी काउंसिल, इसके अंदर लार्ज काउंसिल बना दी थी और इंडियन मेंबर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बढ़ाकर सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल दोनों लेवल पे कर दिया गया था, एंड दोनों लेवल पे इंडियंस का नंबर भी बढ़ा दिया गया था। तो ये था इस एक्ट का सेकंड फीचर। आगे बात करते हैं कि इस एक्ट के अंदर इंडियंस को अपॉइंट करना भी स्टार्ट कर दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। जैसे कि हमने देखा, पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं होते थे लोग इंडियंस, एंड इसके अंदर स्टार्ट कर दिया था इस एक्ट के बाद। हालांकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होती थी इसके अंदर भी, जिससे ये देखने को मिलता है कि कम्युनल पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर। सो ये था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो आपका 9th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का स्टेप है। सो ये था आपका सेकंड फेज, जिसके अंदर हमने जाना कि कैसे कैसे क्राउन रूल ने अपना रूल स्टैब्लिश किया और इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन थी गवर्नेंस के अंदर, वो भी स्टैब्लिश करने में हेल्प करी। लाइक धीरे धीरे इंडियंस की पार्टिसिपेशन भी बढ़ी इसके अंदर, और इंडियंस का इंटरेस्ट बढ़ा अपनी फ्रीडम को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर। तो इस फेज़ में हमने ये सब जाना। आगे बात करते हैं थर्ड फेज़ की। फेज़ 3 1909 से लेकर 1935 तक रहा था, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने की स्टार्टिंग हो गई थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी वो गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल होती है अपने हर एक एक्शंस को लेकर, एंड अगर वो लेजिस्लेचर में अपना एबिलिटी नहीं दिखा पाती तो रिप्रेजेंटेटिव्स उनका साथ नहीं देते, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस फेज़ में हम यही जानेंगे कि कैसे क्राउन रूल में या जो ब्रिटिश रूल था वो कैसे रिस्पॉन्सिबल बन रहा था, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में भी कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हो रही थी धीरे धीरे। इस फेज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी 10th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। इस एक्ट को लाने का रीज़न ये था कि जैसे हमने पहले बात करी सेकंड फेज़ में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, उसके बाद भी इंडियंस की सेल्फ गवर्नमेंट की उम्मीद लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि उतनी पार्टिसिपेशन नहीं दी गई थी इंडियंस को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियंस ने ब्रिटेन का साथ दिया और बदले में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की उम्मीद की। 1917 में एडविन मॉन्टेग्यू ने इंडिया में ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की पॉलिसी अनाउंस की थी। इसी डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया, जो कि इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन है और भी ज़्यादा बढ़े और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बढ़े।
इस एक्ट के बाद डायरार्की आ गई थी प्रोविंसेस के अंदर। प्रोविंसेस लेवल के अंदर दो तरह की जो सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए थे। लाइक पहले जो सब्जेक्ट्स थे वो रिजर्व लिस्ट थे और सेकंड थे ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स जैसे कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, एंड जो आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर वो थे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। तो डायरार्की जो थी ये प्रोविंसेस के अंदर हो गई थी। प्रोविंशियल लेवल पर दो तरह में वर्क हो रहा था। पावर शेयर हो गई थी गवर्नर्स के बीच में, यानी जो रिजर्व लिस्ट थी वो गवर्नर्स देखते थे एंड जो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी वो मिनिस्टर्स देखते थे। ऐसे धीरे धीरे पावर शेयर हो गई थी। तो ये था आपका फर्स्ट फीचर इस गवर्नमेंट एक्ट का। आगे बात करते हैं, इस एक्ट के बाद बाइकैमरल लेजिस्लेचर आ गई थी सेंटर लेवल पर, जिसके अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट जो था वो अपर हाउस बन गया था एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस बन गई थी। इसमें दो लेवल पर जो थी सेंटर गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर चल रही थी वो बढ़ चुकी थी दो लेवल पर, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। आगे बात करते हैं, इस गवर्नमेंट एक्ट के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन प्रपोज की गई थी, जिसमें रिक्रूटमेंट होती थी मेरिट बेस पर। आगे बात करते हैं, इस गवर्नमेंट एक्ट के बाद फ्रेंचाइजी एक्सपेंड कर दी गई थी, यानी जो वोटिंग सिस्टम था वो भी और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया था। और भी ज़्यादा लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिए जा रहे थे। एंड एक्ट की इम्पोर्टेंस ये थी कि ये पहला एक्सपेरिमेंट था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। जैसे कि हमने देखा कि दो बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना, डायरार्की बना, ये सब इसलिए ही इस्टेब्लिश किए गए थे कि जिससे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने इंडिया के अंदर। तो ये सब जो चेंजेस थे हमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के अंदर। आगे बात करते हैं हम 11th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जाता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, बिकॉज इसके अंदर जो फीचर्स थे वो आज भी हमारे जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी बहुत सब कुछ हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर बात करें कि रीज़न क्या था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाने का, तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उससे इंडियन संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उसमें डायरार्की सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड और तेज़ी से बढ़ने लगी थी। इस बीच साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सिविल डिसोबीडियंस जैसे जो मूवमेंट थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का प्रेशर बढ़ा दिया। इन सभी डेवलपमेंट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया, जो ब्रिटिश इंडिया का सबसे कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। यानी जो 1935 का एक्ट है वो इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट की बढ़ती डिमांड और 1919 एक्ट की शॉर्ट कमिंग को एड्रेस करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। एंड ये इंडियंस को और भी ज़्यादा संतुष्ट करने के लिए बनाया गया एंड पास किया गया। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, और जो डायरार्की थी प्रोविंशियल लेवल पर उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था। फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश कर दिए गए थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद रिजर्व बैंक भी बना दिया गया था, यानी जो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, वो भी इसी गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा अपनी एग्जिस्टेंस में आता है। इस एक्ट के बाद 3 मेजर लेजिस्लेटिव लिस्ट बनी, जो यूनियन, प्रोविंशियल, कंकरेंट लिस्ट जो आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, वो इस एक्ट के बाद एग्जिस्टेंस के अंदर आते हैं। एंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी और भी ज़्यादा एक्सपेंड होती है इसके अंदर, और भी ज़्यादा न्यू रूल्स आते हैं उसके अंदर। एंड इमरजेंसी प्रोविजंस बताए जाते हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। आगे बात करें कि प्रोविंशियल गवर्नर्स, उनको स्पेशल पावर दी जाती है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। एंड जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए, बिकॉज़ हमारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस हुआ है। लाइक ऑलमोस्ट 75% इन्फ्लुएंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का दिखाई देता है हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन पे जो इंडिया का अभी है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था। बहुत सारे फीचर्स हमने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिए एंड उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। लाइक फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हमने इस गवर्नमेंट एक्ट से लिए, रजिस्ट्री,
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, लेजिस्लेटिव सिस्टम, ये कुछ फीचर्स हमने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं। और भी ज़्यादा फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी में, एंड इसके वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड होता है, और भी ज़्यादा हमें तरीके मिलते हैं जिसके तरीके से हम अपनी कंट्री को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक के लिए अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएँ एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा कर पाएँ। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हिस्ट्री में। सो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बात करते हैं फ़ेज़ 4 की। फ़ेज़ 4 आपका 1940 से 1947 तक चला। इसको टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी इस फ़ेज़ में हम इंडिपेंडेंस की ओर जा रहे थे। लोगों को अपनी फ्रीडम का मतलब पता चल गया था, एंड लोगों ने पहले ही प्रोटेस्ट कर के अपनी फ्रीडम की ओर स्टेप्स लेने लगे थे। एंड इस वक्त पर हमारे इंडियंस को बस फ्रीडम ही चाहिए थी। एंड धीरे धीरे सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी हो रहे थे वो इंडिया को फ्रीडम देने के लिए हो रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए हो रहे थे। हालांकि बीच में पार्टीशन भी हुआ, बट येट एक जो करंट इंडिया उभर के आया वो इस फेज़ के बाद आता है। सो ये था आपका फ़ेज़ 4। फ़ेज़ 4 में सबसे पहले हम बात करेंगे इस फेज़ के अंदर छोटे छोटे कुछ प्लान्स आए थे या ऑफ़र्स आए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ सेटलमेंट करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स और ऑफ़र्स निकाले थे। सो इसके अंदर सबसे पहला है ऑगस्ट ऑफ़र। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इंडियन लीडर से सलाह लिए इंडिया को भी वॉर में शामिल कर दिया। इसके विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था। ब्रिटेन को वॉर के लिए इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था क्योंकि वॉर चल रही थी एंड यहाँ पर इंडियंस भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ब्रिटिश के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था यहाँ पर भी संभालना, वहाँ पर भी संभालना। इसीलिए ब्रिटेन को वॉर के लिए इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। इसलिए इंडियन लीडर्स को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगस्त ऑफर निकाल दिया 8 अगस्त 1940 को। एंड अगर बात करें अगस्त ऑफर का मुख्य रीज़न क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान भारतीय जो लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, उनको राजनीतिक और ये आर्मी से रिलेटेड उनकी सपोर्ट लें और उनको यहीं पर थोड़ा व्यस्त रखें, उनको प्रोटेस्ट वगैरह रोक के रखें। तो इसीलिए उन्होंने अगस्त ऑफर निकाला, जिसके अंदर उन्होंने बोला हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस अभी नहीं देंगे, लेकिन वॉर के बाद हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। उन्होंने सोचा कि ये सब सुन के इंडियंस थोड़े संतुष्ट रहेंगे एंड वॉर के टाइम पर थोड़े शांत रहेंगे, लेकिन इस ऑफ़र को इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की अगस्त ऑफ़र के बाद। अगस्त ऑफ़र 1940 के बाद इंडियन लीडर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, गंभीर हो गई। इसके अंदर सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था ब्रिटेन को, एंड उनको ये भी बहुत चिंता थी कि इंडिया में क्या होगा एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर क्या होगा, उनकी पोजीशन की उनको फ़िक्र थी। जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स को नए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के साथ इंडिया भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। यानी क्रिप्स मिशन का उद्देश्य वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान भारत का सहयोग प्राप्त करना और भविष्य के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का प्रस्ताव देना था, जिसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी बात करी एंड उन्होंने बोला कि आफ्टर वॉर वो इन सब बातों पर गौर करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इस वक्त तक हमने कंप्लीट डिमांड कर ली थी इंडिपेंडेंस की, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इस वक्त तक लीडर्स अब अपना रूल्स चाह रहे थे। सो अभी ब्रिटेन फिर भी सेटलमेंट करना चाह रहा था, बट हो नहीं पा रहा था, कांग्रेस उसको भी रिजेक्ट कर रहा था। क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता के बाद भारत में राजनीतिक डेडलॉक बना रहा। इस बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंत की ओर था और भारत में स्वशासन की मांग और तेज हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस डेडलॉक को तोड़कर इंडियन लीडर्स को सहयोग में लाना चाह रहे थे, उनका सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से लॉर्ड वेवल ने 1945 में वेवल प्लान प्रस्तुत किया। यानी वेवल प्लान का मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहमति बनाकर एक अंतरिम व्यवस्था के लिए रास्ता तैयार करना था, जिससे कि उनका काम आसान हो जाए।
बट इस वाले प्रपोजल को भी फेल कर दिया था, इसकी डिसएग्रीमेंट था, इसमें कोई एग्री नहीं था इससे, इसीलिए ये भी वेवल प्लान ऑफ 1945 भी फेल हो जाता है। ब्रिटेन जो था वो इकोनॉमिकली वीक हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से, और इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड अपने पीक पर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आया था कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर और डिले नहीं किया जा सकता है, इसलिए 1946 में कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया टू प्रपोज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड प्रिपेयर द रोड मैप ऑफ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव था इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर को डिसाइड करना और ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देना। एंड इस मिशन के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रपोज की, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी, फेडरल यूनियन की बात करी, प्रोविंशियल ग्रुपिंग की बात करी, इंटरिम गवर्नमेंट की बात करी। ये सब प्लान्स के अंदर दिया गया। हालांकि इस प्लान की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इसके बाद ऑफिशियली शुरू हो गई थी। बोला जाता है कि इसके बाद ऑफिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बनावट शुरू हो गई क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी। सो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। ऐसे ही छोटे छोटे ऑफर्स, मिशन, प्लान्स के द्वारा ब्रिटेन सेटलमेंट करना चाह रहा था इंडिया के साथ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके आने का रीज़न ये था कि कैबिनेट मिशन प्लान पॉलिटिकल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं हो सका था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच डिफरेंसेस और कम्युनल वायलेंसेस बढ़ने लगे थे और पाकिस्तान की डिमांड भी स्ट्रांग हो गई थी। ब्रिटेन भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमिकली वीक हो चुका था और इंडिया पर रूल कंटिन्यू करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए माउंटबेटन प्लान के बेसिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, जिसके थ्रू इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बन गए और ब्रिटिश रूल ऑफिशियली एंड हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने ब्रिटिश रूल को लीगली एंड किया और पावर को इंडिया और पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का आने का रीज़न कि वो कितना इम्पोर्टेंट था उसका आना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद इंडिया की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसके अंदर इंडिया को फ्रीडम मिल चुकी है एंड इंडिया एक अलग अच्छा नेशन बन चुका है। एंड अब इंडिया के लोगों के पास अब एक ही काम था जिसमें उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो ये था आपका फेज़ फोर्थ, जिसमें हमने जाना कि कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ रहा था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा था एंड यहाँ पर इंडिया को फ्रीडम मिल चुकी थी। आगे बात करेंगे फेज़ फिफ्थ की, जो 1946 से 1950 तक था। इसके अंदर हम जानेंगे मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे एंड उसके अंदर क्या क्या हमने चेंजेस करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है, वो सब हम इस फेज़ में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पेज फिफ्थ में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन के बारे में कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसके अंदर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। इंडिया की इंडिपेंडेंस अब ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुकी थी, इसलिए एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जो इंडियंस खुद बनाएं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कई कई सालों से इंडियन लीडर्स कर रहे थे। फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोजल दिया। इसके बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था कि इंडिया का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जब अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका खुद का होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए बनाई गई थी ताकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश नहीं बल्कि भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स खुद तैयार करें, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स 389 थे। उसके बाद आगे पार्टीशन भी हुआ, उसके बाद फिर 299 मेंबर्स रह गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है एंड इसके टेम्परेरी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे एंड परमानेंट प्रेसिडेंट इसके राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी था कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किन आइडियल्स और प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले उसकी डायरेक्शन और विज़न क्लियर होना ज़रूरी था। इसीलिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। बाद में इसी रेजोल्यूशन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का फाउंडेशन प्रोवाइड किया।
ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अडॉप्ट होने के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड कर दिए थे। अब इन प्रिंसिपल को एक प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करना था। इसी पर्पस के लिए 19 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया गया, जिसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। एंड इसी कमेटी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करना था इन कमेटी को। एंड सिंपल वर्ड में बोलें तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन पर्पस ये था कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडियाज़ को एक कंप्लीट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म देना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन का हर प्रोविज़न पर डिटेल डिस्कशन और डिबेट की। सारी चीज़ें उन्होंने आपस में डिस्कस किया, क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सभी कमिटीज़ की रिपोर्ट को, अमेंडमेंट्स को कंसिडर करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि 26 जनवरी का दिन 1930 के पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन की याद में चुना गया था। सिंपल वर्ड्स में बोले तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली लागू किया गया, जिससे इंडिया एक रिपब्लिक बन गया। इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को एक रिपब्लिक नेशन बनाने के लिए। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया एंड हमने अडॉप्ट किया एंड इंडिया एक रिपब्लिक बन चुका था। तो यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी ख़त्म हो जाती है, जो पूरी 177 ईयर्स लॉन्ग जर्नी एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉलो की। सो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जिन कंट्री से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया। लाइक यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, हमने ये सब चीज़ें यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। आगे हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट के मैटर, ये सब हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आगे बात करें तो हमने आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे एंड हमें इन्फ्लुएंस मिला कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेजिडरी पावर के लिए। ऐसे ही हमने बाकी की कंट्रीज से भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस मिला हमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड प्रोविज़न, इन सब में हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंड जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें इमरजेंसी प्रोविज़न्स में इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। आगे बात करें हमने यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसएसआर पहले एक अभी तो रशिया बन चुका है, लेकिन पहले एक यूएसएसआर होता था। तो उधर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्लानिंग, आइडियल्स, इन सब से रिलेटेड आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है। हमने साउथ अफ्रीका कंट्री से भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वक्त के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते रहना, टाइम चेंज हो तो, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। 9th हमने जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का आइडिया लिया। सो ये थे 9 कंट्रीज़, 9 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्फ्लुएंस हुआ है। ये आप और डीपली स्टडी कर सकते हैं। अभी हमने जाना कि कैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर अडॉप्ट किया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो चुका था और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट हो चुके थे, तब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, क्या 299 मेंबर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के हर टॉपिक पर डिटेल में काम कर सकते थे? ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स टास्क था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की, ताकि हर कमिटी अपने स्पेसिफिक एरिया पर डिटेल स्टडी करे और रिकमेंडेशंस दे सके। इसीलिए मेजर कम्युनिटीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इसके अंदर पहली कमेटी है यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अंदर यूनियन पावर्स को डिस्कस किया गया था, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, कस्टम्स एंड और भी अदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को इसके अंदर डिस्कस किया गया था एंड रिकमेंड किया गया था। सेकंड कमेटी जो है वो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अंदर फ्रेमवर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रेमवर्क के बारे में बात करी गई थी और रिकमेंड किया गया था। थर्ड कमेटी है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी,
जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंदर जो फोकस था वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, इन सबको रिकमेंड किया था इस कमेटी ने। एंड फोर्थ आपकी कमेटी है एडवाइजरी कमेटी, जिसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अंदर मेनली जिन मैटर्स पे बात की गई थी वो थी ट्राइबल एरियाज, मिनिस्ट्रीज, फंडामेंटल राइट्स और भी अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर इस कमेटी के अंदर फोकस किया गया एंड इस कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया। अगली आपकी कमेटी है फिफ्थ कमेटी, जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। सभी रिकमेंडेशंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी, यहाँ पर उनको एक व्यवस्थित यानी स्ट्रक्चर्ड तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बनाया गया। आगे सिक्स्थ कमेटी थी आपकी रूल्स कमेटी, जिसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अंदर ये डिसाइड किया था कि जो असेंबली है वो कैसे वर्क करेगी, उसके अंदर फ्रेम्स किए कुछ रूल्स जिसके बेसिस पे असेंबली वर्क करे, जैसे कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस, डिबेट्स कब कैसे कैसे होनी है, वोटिंग प्रोसीजर्स एंड और भी ज़्यादा जो रूल्स एक कमेटी को अच्छे से चलाने के लिए चाहिए वो इस कमेटी के अंदर बनाए गए। अगली जो कमेटी है वो है सेवेंथ स्टीयरिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की गई थी, जिसमें सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ कमेटी की, कमेटी कैसे कैसे वर्क कर रही है, कौन कौन सी कमेटी कैसे वर्क कर रही है, एंड कॉपरेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ देखा गया इसमें कि सब आपस में कॉपरेशन अच्छा चल रहा है। के अंदर ओवरऑल स्मूथनेस देखी गई थी, जो फंक्शनिंग है एक असेंबली की वो स्मूथ फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। सो ये थी मेजर कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे दिया और अच्छी रिकमेंडेशंस पास करी। बोनस टिप्स के लिए मैं यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन दूंगी, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर लॉज की टाइमलाइन दी गई है, जिसको आप अपनी रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जब हम पिक्चर्स के साथ डेट्स को याद करते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न कम होती है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं अपने रिवीजन टाइम के लिए। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।